मेरा नाम आकांक्षा है। मैं आज आप लोगों को अपनी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें मुझ पर बेतहाशा जुल्म हुए। ये मेरी आप बीती है जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया। मैं नहीं जानती थी कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। शायद मेरी ये कहानी सुनकर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। मैं जॉब करती थी। मेरा इस दुनिया में मेरे पापा के अलावा कोई भी नहीं था। मेरे पापा ऑटो चलाते थे। घर के हालात बहुत खराब थे। मेरी माँ एक बड़ी बीमारी के चलते 5 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। मेरे पापा ने बड़ी मुश्किल से मुझे पढ़ाया लिखाया। मैं इस काबिल हुई कि मैंने जॉब करना शुरू कर दी। मेरे पापा मुझ पर बहुत भरोसा किया करते थे। उनका बिहेवियर बहुत कड़क और सख्त था। मैं अपने पापा को हमेशा भरोसा दिलाती थी कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और एक दिन सारी परेशानियां खत्म कर दूंगी। हम दोनों बाप बेटी मिलकर इतना कमा लिया करते थे कि 2 वक्त की रोटी इज्जत और सुकून से खा लिया करते थे। लेकिन वही बात कि कुछ ऐसा था जो अंदर ही अंदर तंग किए रखता था। बस सर पर मुसीबत आनी थी तो जाहिर सी बात है कि किस्मत भी तो हमें उस तरफ लेकर जाना चाहती है। वो मुसीबत मेरे सर पर तब आई जब मुझे प्रकाश नाम के एक लड़के से बेहद मोहब्बत हो गई। प्रकाश मेरे ही साथ जॉब किया करता था। हम दोनों एक ऐसी कंपनी में लगे हुए थे जहां पर हमें लोगों को फिटनेस के बारे में बातें बतानी होती थी। नौकरी करते करते ही मुझे उससे प्यार हो गया था, क्योंकि पहले हम दोनों के बीच दोस्ती हुई थी। मैं वहां पर ज्यादा लोगों को जानती नहीं थी। प्रकाश एक ऐसा लड़का था जिसका बिहेवियर बहुत अच्छा था और मुझे उसका बिहेवियर बेहद पसंद आया तो मैं उसकी दीवानी हो गई। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था। हम दोनों ज्यादातर एक दूसरे के साथ रहते थे, इसीलिए एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जान गए थे। मगर कहते हैं ना कि कितना ही हम किसी के साथ अच्छा समय गुजार लें, लेकिन जब इंसान नियत बदलता है तो शायद हम उसकी नियत का अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसके दिमाग में हमारे लिए क्या चल रहा है। मुझे इस कंपनी में नौकरी करते हुए अभी 6 महीने हुए थे। प्रकाश वहां पर मुझसे 1 महीने पहले ही नौकरी करने के लिए आया था। फिलहाल जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। जब किसी से मोहब्बत हो जाती है और वो लगभग दिन में ज्यादातर समय आपकी नजरों के सामने होता है तो आपको वो जिंदगी और वो लम्हे बहुत अच्छे लगने लगते हैं। घर आते ही मुझे सबसे पहले अपने पापा के लिए खाना बनाना होता था, क्योंकि पापा बड़ी मेहनत से दिन के 1000 रुपए कमाया करते थे, जिसमें से 300 रुपए उन्हें ऑटो के मालिक को देने होते थे, क्योंकि ऑटो मेरे पापा का नहीं था, वो किराए की गाड़ी चलाते थे। मुझे भी नौकरी करते हुए थोड़ा ही समय हुआ था, इसीलिए मेरी सैलरी भी बहुत कम थी। इस बढ़ती हुई महंगाई के समय में मैं सिर्फ 20,000 रुपए महीना की जॉब पर लगी थी, क्योंकि इससे ज्यादा सैलरी की जॉब मुझे कहीं मिल ही नहीं रही थी। प्रकाश और मैं एक दूसरे से फोन पर खूब बातें भी किया करते थे और सारा दिन भी ज्यादातर हम दोनों को एक साथ ही गुजरता था, इसलिए हम दोनों को एक साथ रहने की और बातें करने की आदत हो गई थी। प्रकाश मुझसे शादी की बातें किया करता था। मैं भी यही चाहती थी कि मेरी शादी प्रकाश के साथ हो, लेकिन एक दिन पापा ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। पापा कहने लगे कि तेरा कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा तो मैं तेरी शादी कर दूंगा। आखिर तू कब तक नौकरी करती रहेगी? मैं तो अकेला हूँ और सारी जिंदगी मुझे अकेले ही गुजारनी है, मगर मैं तेरी शादी किसी सरकारी ऑफिसर से ही करूंगा। पहले कहते थे कि तू जवान है, खूबसूरत है, ऐसी लड़कियों को आसानी से अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं। पापा की बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मैंने कहा, पापा ये आप क्या कह रहे हो? जरूरी नहीं है कि जिस लड़की की शक्ल अच्छी हो उसे गवर्नमेंट जॉब करने वाला लड़का ही मिलता है। पापा ने मेरी बात को बीच में रोकते हुए कहा कि लड़का नहीं, गवर्नमेंट जॉब करने वाला आदमी। अगर मुझे तेरे लिए अच्छी नौकरी करने वाला लड़का या आदमी भी मिल गया तो मैं तेरी शादी उससे खुशी खुशी करवा दूंगा। मेरी वजह से सारी जिंदगी तेरी माँ बहुत परेशान रही। आखिर मैंने तेरी माँ को दिया ही क्या है? बेचारी को बड़ी बीमारी लग गई थी। अगर मैं अमीर होता तो उसका इलाज करवाता और शायद वो बच सकती थी, मगर मेरी गरीबी की वजह से तेरी माँ इस दुनिया से वक्त से पहले ही चली गई। अच्छी जिंदगी नहीं दे सका। मेरी यही ख्वाहिश रहेगी कि या तो तेरी शादी किसी सरकारी ऑफिसर से हो या फिर किसी ऐसे बिजनेसमैन इंसान से हो जो बेहद अमीर हो, जिसकी करोड़ों की फैक्ट्रियां हों, दौलत शोहरत उसके कदम चूमती हो, क्योंकि मैं अपनी बेटी को सारी जिंदगी की खुशियां देना चाहता हूँ।
मैंने कहा कि पापा, जरूरी तो नहीं कि अमीर इंसान के पास ही सबसे ज्यादा खुशियां होती हैं। पापा कहने लगे कि हाँ बेटा, अमीर इंसान अपने रुपये पैसे की ताकत से सब कुछ खरीद सकता है, इस दुनिया जहाँ की एक एक खुशी भी खरीद सकता है, मगर गरीब इंसान कुछ नहीं कर सकता। गरीब इंसान सिर्फ दूसरों को खुश होता हुआ देखकर दूर से ही खुश हो सकता है और वो अपना दिल मार सकता है। उसे तो इतनी भी इजाजत नहीं होती कि वो अपनी खुशी को पूरा करने के लिए अमीरों के करीब भी चला जाए। अमीर लोग सिर्फ अमीर लोगों से ही संबंध रखते हैं। इस दुनिया में गरीबों का कोई भी नहीं है। यही वजह है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी अमीर परिवार में हो, ताकि तुझे इस घर में जो खुशियाँ पहले न मिल सकी, आगे भी तू उन खुशियों के लिए ना तरसे। तेरी शादी अच्छे घर में हो जाएगी तो तुझे किसी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को हर खुशी मिले जिनकी तू हकदार है। मैंने कहा पापा, जरूरी तो नहीं कि इंसान को सारी जिंदगी की खुशियाँ ना मिले तो वो अधूरा रह जाता है। पापा कहने लगे कि बेटा, तू मुझसे इतने सवाल क्यों कर रही है? बस जैसा मैं चाहता हूँ मैं वैसा ही करूँगा, चाहे जो हो जाए। पापा की बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पापा मेरा अच्छा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि वो मुझे किसी अमीर इंसान के हवाले कर दे। वो ये नहीं सोच रहे कि उनकी बेटी की खुशी किस में है। गवर्नमेंट जॉब करने वाला इंसान अच्छा खासा उम्रदार होता है। मुझे तो डर लगता था कि कहीं पापा मेरी शादी किसी बूढ़े इंसान के साथ ना कर दे। कभी किसी दिन मेरे पापा का टकराव अगर किसी ऐसे इंसान से हो गया जो अमीर हो और कुंवारा हो, तो पापा मेरी शादी उसके साथ करने का फैसला फौरन ही ले लेंगे, ये सोचे बिना कि उस अमीर इंसान के साथ उनकी बेटी खुश रहेगी भी या नहीं। शादी करने के लिए दो दिलों का मेल होना बहुत जरूरी है। मैं तो प्रकाश से मोहब्बत करती थी। मेरी बात प्रकाश से हुई तो मैंने उसे अपने पापा की सोच के बारे में सब कुछ बता दिया था। मेरी बात सुनकर पहले तो प्रकाश को बहुत गुस्सा आया था, लेकिन बाद में वो कहने लगा कि मुझे अब तुम्हारे पापा से डर लगने लगा है। देखो, मैं जल्द ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहने लगा कि तुम चाहो तो मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेज सकता हूँ, मगर तुम कह रही हो कि तुम्हारे पापा चाहते हैं कि वो तुम्हारी शादी किसी अमीर लड़के से करेंगे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पापा मेरी शादी तुम्हारे साथ होने देंगे। मैं भी तो तुम्हारी ही तरह 20,000 रुपए महीना कमाता हूँ। तुम्हारे पापा मेरी सैलरी के बारे में सुनते ही हम दोनों को अलग कर देंगे और तुम्हारी शादी किसी और के साथ कर देंगे, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। मैंने प्रकाश से कहा कि शादी तो मैं भी तुमसे ही करना चाहती हूँ। प्रकाश कहने लगा, तो फिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? देखो, तुम अपने पापा का घर छोड़ दो, मेरे साथ भाग चलो, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। मैंने कहा, तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो? प्रकाश, तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने पापा को छोड़ दूं और तुम्हारे साथ भाग जाऊं? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। क्या इसी दिन के लिए मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया था? अब मैं बड़ी हो गई, जवान हो गई, नौकरी करने लगी, समझदार हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनका भरोसा तोड़कर उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर घर से भाग जाऊं और उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूं। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे अपने पापा से बहुत प्यार है और सबसे ज्यादा फिक्र तो मुझे उनकी इज्जत की रहती है। प्रकाश कहने लगा कि अच्छा, तो फिर तुम अपने पापा की इज्जत की फिक्र करती रहो। इसी फिक्र में वो तुम्हारी शादी किसी उम्रदार इंसान के साथ कर देंगे। वहाँ तुम्हें किसी चीज की कमी तो नहीं होगी, मगर तुम वहाँ पर खुश नहीं रहोगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं ही बसा हुआ हूँ। तुम्हारी खुशी मेरे साथ जुड़ी हुई है। प्रकाश मुझसे नाराज हो गया था और उसने गुस्से में कॉल कट कर दी थी। मुझे भी उस दिन प्रकाश की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। 2 दिन तक मैंने उससे कोई बात नहीं की थी। मैं जॉब पर भी गई तो वहाँ भी मैंने उसे इग्नोर करने की पूरी कोशिश की थी, मगर मैंने देखा था कि वो मुझे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं फिर भी नहीं मान रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। पापा बहुत खुश नजर आ रहे थे। पापा ने कहा कि बेटा, मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा है। पापा की बात सुनकर तो जैसे मेरे होश ही उड़ गए थे। पापा ने कहा कि लड़का बहुत अमीर है, मैं तेरी शादी उसके साथ करवा दूंगा। बस वो उम्र में तुझसे 10 साल बड़ा है, मगर उसे देखकर कोई बता नहीं सकता कि उसकी उम्र तुझसे पूरे 10 साल ज्यादा है। देख, लड़का बहुत अच्छा है और खानदानी है। उसकी सरकारी नौकरी है, बड़े से घर में रहता है। लड़के वालों को सिर्फ खूबसूरत लड़की चाहिए और पढ़ी लिखी भी, बाकी उन्हें दान दहेज भी नहीं चाहिए। और मेरी बेटी खूबसूरत भी है और पढ़ी लिखी भी है। कल वो लोग तुझे देखने के लिए आ रहे हैं, इसलिए तू कल अपनी जॉब पर मत जाना
और अच्छे से तैयार हो जाना। अपनी कुछ सहेलियों को बुलाकर उनके साथ मिलकर नाश्ता भी तैयार कर लेना। पापा की इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया था कि वो इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे थे। वो एक बार मुझे सोचने का मौका भी तो दे सकते थे। रात के टाइम पर मैं अपने कमरे में अकेली लेटी हुई थी। पापा के कहे हुए शब्द बार बार मेरे कानों में गूंज रहे थे कि कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मैं उन लड़के वालों का सामना कैसे करती। भले ही मैं प्रकाश से नाराज थी, मगर मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। मैं उसे धोखा नहीं देना चाहती थी। पापा ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं कोई गलत कदम उठा लूं, और अब मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे कुछ भी करके प्रकाश की बात माननी होगी, वरना पापा मेरी शादी किसी ऐसे इंसान के साथ करवा देंगे जिसको मैं जानती नहीं, जिसे मैंने कभी देखा नहीं। फिर मैं उसके साथ जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ? जरूरी तो नहीं कि वो अमीर इंसान मुझे खुश रख सके। मैंने तभी प्रकाश को कॉल लगाई। उसने कॉल रिसीव करते ही मुझे फिर से सॉरी बोला था, क्योंकि सारा दिन वो मुझे ऑफिस में कई बार सॉरी के मैसेजेस भेज चुका था। मैंने उसे पूरी बात बताई तो उसकी आवाज सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खुशी के ठिकाने नहीं है। वो कहने लगा कि मैं तो तुमसे कहता ही था, तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी बड़ी उम्र के लड़के से ही करवाएंगे। प्रकाश ने कह दिया था कि तुम अपना सामान पैक कर लो, आज रात ही मैं तुम्हें यहाँ से भगाकर ले चलूंगा। रात के लगभग 3 बज रहे थे। पापा गहरी नींद में सो रहे थे। मेरे पापा ने बचपन से लेकर अब तक मुझे बड़े लाड प्यार से पाला था। न जाने उस समय मुझे अपने पापा क्यों बुरे लग रहे थे। क्या वो मेरे साथ इतना बुरा करने जा रहे थे जो मैं ये सब करने पर तैयार हो गई थी? क्या जो मैं करने जा रही थी वो बिल्कुल ठीक था? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कहते हैं ना कि जब आपके दिमाग में कुछ शैतानी ख्याल होते हैं तब आप उन्हीं कामों को अंजाम देने की जल्दबाजी करते हैं। उस समय मैंने अपने सबसे प्यारे पापा को भी पलटकर नहीं देखा था और प्रकाश की बातों में आकर मैं वहां से निकल आई थी। प्रकाश का साथ पाकर मैं बहुत खुश हो रही थी। वो मुझे लेकर बस स्टैंड तक आ गया था और बस में बैठने के बाद हम लोग बहुत दूर आ गए थे। मैंने उससे कहा भी था कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, हम अपने ही शहर में भी तो कहीं रह सकते थे ना। वो कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे पापा अगर तुम्हें ढूंढते ढूंढते हम तक पहुंच जाते तो सारा इल्जाम मुझ पर आ जाता। मैं खुद को कैसे बचाता? यहाँ तुम्हारे पापा नहीं आएंगे। मैंने कहा, लेकिन तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, कुछ तो बताओ। तो वो कहने लगा, अरे अपने घर लेकर जा रहा हूँ, अपने पेरेंट्स के पास। मैंने कहा, तुम्हारे पेरेंट्स भी हैं? तो वो कहने लगा कि हाँ, मैं बिना पेरेंट्स के थोड़ी ना इस दुनिया में आया हूँ। मैंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें पिछले 7 महीनों से जानती हूँ, तुमने कभी मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में बताया ही नहीं। इस हिसाब से मुझे यही लगा कि शायद तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में ना हो। तो वो कहने लगा कि अरे कैसी बातें कर रही हो, मेरी माँ जिंदा है, मेरी एक बहन है और एक छोटा भाई भी है। तुम्हें देख करके वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। इतनी बड़ी खुशी की बात सुनकर तो मैं इतनी कंफ्यूज हो गई थी कि मैंने उसके बाद कोई सवाल प्रकाश से किया ही नहीं। प्रकाश मुझे इस अनजान जगह पर लेकर आ गया था जहाँ शायद मैं किसी को नहीं जानती थी। हर कोई मेरे लिए नया था। ये एक बड़ा सा घर था। प्रकाश ने घर का दरवाजा बजाया तो एक जवान लड़की ने दरवाजा खोला था। मैं समझ गई थी कि ये लड़की प्रकाश की बहन है। प्रकाश ने उस लड़की को बताया कि ये तुम्हारी भाभी है, हम दोनों शादी कर चुके हैं। उसकी बहन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने हम लोगों को घर के अंदर आने का रास्ता दिया था और फौरन ही घर का दरवाजा भी अंदर से बंद कर दिया था। और वो चीख चीख कर अपनी माँ को आवाज लगा रही थी कि माँ जल्दी आ जाओ, भाई भाभी को लेकर आया है। सब लोग मेरे सामने इकट्ठा हो गए थे। घर में मेरा बहुत अच्छे से वेलकम किया गया था। मगर एक अजीब बात ये थी कि प्रकाश का घर भी अच्छा था, उसके घर वाले भी अच्छे थे, तो फिर वो दूसरे शहर में जाकर 20,000 रुपए की नौकरी क्यों कर रहा था? वो चाहता तो अपने शहर में भी कोई नौकरी कर सकता था या फिर किसी और तरीके से किसी काम को अंजाम दे सकता था। उसे इतनी दूर जाकर पैसा कमाने की क्या जरूरत थी? फिलहाल इस सवाल को मैंने उस समय इग्नोर किया था क्योंकि मेरी खुशी के तो ठिकाने नहीं थे। मुझे नहीं पता था कि प्रकाश से शादी करने के बाद इतनी ढेर सारी खुशियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। मगर ये खुशियां असली नहीं थी, ये खुशियां सिर्फ दिखावे की खुशियां थी। प्रकाश का बिहेवियर भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। प्रकाश की माँ बड़ी अजीब सी औरत थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि वो प्रकाश की माँ है। बहुत अजीब सी मोटी सी ऐसी औरत जो देखने में थोड़ी खतरनाक भी थी। मैंने प्रकाश से उसके पापा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मेरे पापा इस दुनिया से जा चुके हैं। उसकी फैमिली बहुत अच्छी थी, ये लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद लगभग 1 हफ्ता
मेरा प्रकाश के साथ बहुत अच्छा गुजरा था, मगर इस एक हफ्ते में मैंने इस घर में बहुत कुछ अजीब सा देखा था। एक बात तो ये थी कि यहाँ आने के बाद प्रकाश में भी बहुत सारे बदलाव आ गए थे। वो कोई काम धंधा नहीं करता था। मैंने कई बार उससे कहा भी था कि तुम्हें नौकरी ढूंढनी चाहिए, मगर वो मेरी बात पर कह देता कि तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं जल्द ही नौकरी ढूंढ लूंगा। जबकि उसका छोटा भाई सारा दिन घर में इधर से उधर घूमता रहता था। न जाने वो किस तरह का इंसान था। उसकी घिनौनी नजर मुझ पर रहती थी। मैंने सोचा भी था कि मैं इसकी शिकायत प्रकाश से करूं, मगर अभी मैं यहाँ पर नई थी, इसलिए ज्यादा किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। उधर मेरी सास और नंद भी मुझसे कोई बात नहीं करती थी। ये लोग सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। और हर रात प्रकाश मुझे कमरे के अंदर बंद करके कहीं चला जाता था, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ था कि जब रात बीच में मेरी आंख खुली थी तो मुझे प्रकाश कहीं नजर नहीं आया था, और जब मैं दरवाजे तक पहुंचती तो दरवाजा बंद होता था। न जाने रात के किस समय प्रकाश कमरे के अंदर आता। मैंने कई बार उससे पूछा भी था कि रात बीच में तुम कहाँ चले जाते हो, मगर उसने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मुझे रात के समय ऐसा लगता था कि जैसे बाहर बहुत चहल पहल हो रही है। इस घर में सारा दिन तो कोई नहीं आता था, शांति पड़ी रहती थी, तो फिर रात बीच में ऐसा क्या होता था कि मुझे चहल पहल महसूस होती थी। एक बार मैंने प्रकाश को उसकी माँ से बहुत बहस करते हुए देखा था। अक्सर मैं ये देखती थी कि जब भी वो अपनी माँ के कमरे में होता था और मैं वहाँ चली जाती थी, तो वो दोनों न जाने किस बारे में बात कर रहे होते थे कि मेरे जाते ही खामोश हो जाते थे और बात का टॉपिक बदल दिया करते थे। मेरी नंद मेघा सुबह के समय वो भी घर में नहीं होती थी। सुना था कि वो कहीं पर जॉब करती है। मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी हुई थी कि जवान बहन जॉब करने जाती है और दोनों भाई कोई काम नहीं करते। मुझे तो लगता था कि मेघा की कमाई से ही ये घर चल रहा है, तभी तो मेरे देवर और पति को काम करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो मेरी नंद के साथ बहुत गलत हो रहा था। एक बार मैंने देखा था कि मेरा पति अपनी माँ से किसी बात पर बहुत बहस कर रहा था। इतनी बहस कर रहा था कि मेरी सास का मूड खराब हो गया था। मैंने अपने पति से इस बारे में पूछा भी था, मगर उसने मुझे कुछ नहीं बताया और कहने लगा कि तुम सिर्फ अपने काम से काम रखा करो, और तुमसे मैंने कई बार मना किया है कि कमरे से बाहर मत निकला करो। यहाँ पर मुझे ऊपर वाले पोर्शन में भी जाने की परमिशन नहीं थी और ना ही छत पर। इस घर में इनका कोई रिश्तेदार या आस पड़ोसी भी नहीं आता था। अगर मैं अपनी मर्जी से कमरे से बाहर निकलती भी तो प्रकाश मुझे जबरदस्ती कमरे के अंदर भेज दिया करते थे। एक बार प्रकाश ने मुझसे कहा कि उसे 2 दिन के लिए किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना है। मैं अपना ख्याल रखूं और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को कमरे की हद तक ही रखूं। मैंने प्रकाश से कहा भी था कि ये तुम्हारा घर है, इस घर में मुझे तुम्हारे कमरे के अलावा कहीं भी जाने की परमिशन नहीं है। यहाँ पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी इस बात पर प्रकाश खामोश हो गया और कहने लगा कि प्लीज आकांक्षा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। न जाने इसके पीछे ऐसा कौन सा रीजन था। एक दिन मेरा छत पर जाने का मन कर रहा था। मैं छत पर जाने लगी तो मुझे फौरन ही मेरी सास ने रोक लिया और कहने लगी कि हमारे यहाँ की बहुएं छत पर नहीं जाती। भला ये भी बड़ी अजीब बात थी कि छत पर जाने में क्या प्रॉब्लम थी। इस घर में मैंने अभी तक किसी को आते जाते नहीं देखा था और ना ही इन लोगों में से कोई घर से बाहर निकलता था, मगर मैंने अपनी सास को हर रात ऊपर वाले पोर्शन में जाते हुए देखा था। न जाने वहाँ पर ऐसा क्या था। मैं ये बात जानना चाहती थी कि ऊपर वाले पोर्शन में कौन रहता है, क्योंकि घर के बाकी सारे मेंबर तो नीचे ही रहते थे। प्रकाश यहाँ से 2 दिन के लिए जा चुका था। उसने मुझे नहीं बताया था कि उसे ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है। मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझ पर रोक टोक सिर्फ प्रकाश ही करता है। मेरी सास और नंद मेरे कमरे से बाहर निकलने पर कोई एतराज नहीं करती। मैंने सोचा कि प्रकाश के पीछे मैं कमरे से बाहर निकल सकती हूँ। उसे थोड़ी ना इस बारे में पता चल रहा है। आखिरकार ये सब घर के ही तो लोग थे। प्रकाश मुझे अपने घर वालों से बचकर रहने के लिए क्यों बोलता था? न जाने वो ऐसा क्यों कहता था। ये बात तो मैं नहीं समझ पाई थी, मगर मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। प्रकाश मुझे बार बार फोन करता रहता था। यह हादसा मेरे साथ जिस रात हुआ, उसी रात मैंने अपनी सास को किसी से फोन पर बातें करते हुए सुना था, जब मैं उनके कमरे में चाय लेकर गई। जब से मैं शादी होकर इस घर में आई थी, मुझे बना बनाया खाना मिल रहा था। मेरा मन किया कि मैं अपने ससुराल के किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाती हूँ। वैसे भी सर्दियों का मौसम चल रहा था। मेरी सास किसी से फोन पर बात कर रही थी कि लड़की बहुत खूबसूरत है, मैं उसके ज्यादा पैसे लूंगी
और फिर आज रात ही मुझे उसे यहाँ से रवाना करना है। मेरी सास किस लड़की के बारे में बात कर रही थी और ये मोहित कौन था? मैं अभी कमरे के बाहर हाथ में ट्रे लिए कान लगाकर उनकी बातें ही सुन रही थी। इतने में मेरी नंद आ गई और मुझ पर जोर जोर से बरसने लगी कि कमरे के बाहर खड़ी हुई क्या कर रही हो। मैं बहुत घबरा गई। मैंने कहा कि कुछ नहीं, मैं तो बस मम्मी जी को चाय देने के लिए आई थी। उसने मेरे हाथ से चाय की ट्रे ली और मुझसे कहने लगी कि चलो जाओ अपने कमरे में। मैं अपने कमरे में आ गई थी। अभी लगभग शाम के 7 बज रहे थे। मैं यही सोच रही थी कि इस घर में मोहित किसका नाम हो सकता है, या फिर ये मेरी सास के किसी रिश्तेदार का नाम हो। मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी। जग में पानी भी खत्म हो गया था। मैंने सोचा कि मैं किचन से जाकर पानी ले आती हूँ। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि मेरी सास ऊपर वाले पोर्शन में जा रही थी। मैं भी धीमे धीमे कदमों से अपनी सास का पीछा करने लगी। आखिर मैं देखना चाहती थी कि ऊपर वाले पोर्शन में वो क्या करने के लिए जाती हैं। जैसे ही मैं ऊपर गई तो ऊपर एक बड़ा सा कमरा बना हुआ था जिसका दरवाजा बाहर से बंद था। मेरी सास ने वो दरवाजा खोला और वो कमरे के अंदर चली गई। मैं धीमे धीमे कदमों से दरवाजे के पास आई तो मुझे कुछ आवाजें आ रही थी। मैंने अपने कान खड़े किए। आखिरकार इस कमरे में कौन है? ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लड़कियों के रोने की आवाज आ रही है। क्या यहाँ पर लड़कियों को कैद करके रखा गया था? मैंने दरवाजे की झिरी से झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। कमरे के अंदर 3 लड़कियां मौजूद थीं। उनकी हालत बहुत खराब हो रही थी। मेरी सास ने उनसे कहा कि तैयार रहना, रात को कस्टमर आएंगे। मैंने मेघा के हाथ तुम लोगों के लिए खाना भेजा था। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। अगर तुम लोग खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। और अब तुम लोगों को यहाँ पर 1 महीना गुजर गया। अब एक नई लड़की आई है। तुम में से किसी एक लड़की को अमेरिका जाने के लिए तैयार रहना है। उस लड़की के साथ मैं तुम में से किसी एक को भेजूंगी। वो लड़कियां रोते हुए कहने लगीं कि भाई तुम ये हमारे साथ क्या कर रही हो? प्लीज ऐसा मत करो, हमें जाने दो। तुमने पिछले 1 महीने से हमें कैद करके रखा हुआ है। मेरी सास जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि यहाँ पर तो यही होता है। जो लड़कियां नई आती हैं उनको कस्टमर के हवाले कर दिया जाता है और जब वो पुरानी हो जाती हैं तो उनको अमेरिका में सप्लाई कर दिया जाता है। इसी तरह से तो हम पैसा कमाते हैं। हमारी रोजी रोटी तो तुम ही लोग हो। अच्छा, अब रोना धोना बंद करो और खाना खाओ, वरना तुम लोगों का बहुत बुरा हाल करूंगी। तुम जानती हो ना कि यहाँ से भागने का तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। वो लड़कियां बेचारी गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी और मेरी सास उनके किसी बात को नहीं सुन रही थी। ये सब देखकर तो जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। इस घर में ये सब क्या हो रहा था? मेरी सास इतनी घटिया औरत थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने पैरों पर नहीं खड़ी हूँ। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि अब मेरा समय आ चुका है। उस समय तो मैं जैसे तैसे भागकर अपने कमरे में आ गई थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि अब मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आएगा जो मुझे पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा। मैं प्रकाश से बात करना चाहती थी, उससे कहना चाहती थी कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था जिससे मैं प्रकाश से कांटेक्ट कर सकती। अब मुझे समझ आया था कि वो मुझे कमरे के अंदर रहने के लिए क्यों कहता था और बाहर चहल पहल क्यों होती थी। रात के समय यहाँ पर कस्टमर आते थे और इन तीनों लड़कियों को उनके हवाले कर दिया जाता था। इस तरह मेरी सास पैसा कमा रही थी। अभी भी मैं अपने कमरे में अकेली थी और यही सब सोच रही थी जब एक अनजान आदमी मेरे कमरे में घुसा चला आ रहा था। मैंने उसे चौंक कर देखा। मैंने कहा कि आप कौन हो? वो आदमी मुझे देखकर मुस्कुराया। उसने कमरे के अंदर आते ही बड़ी अजीब हरकत की थी। उसे देखकर मैं बहुत डर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब मेरी सास मेरा फायदा उठाने वाली है। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था, जिस पर मैं उस आदमी पर बरसने लगी। मैंने कहा कि तुम ये क्या हरकत कर रहे हो और तुम मेरे कमरे के अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। आखिर तुम हो कौन? मैं जोर जोर से अपनी सास को और अपनी नंद को आवाज लगाने लगी, लेकिन मेरे इतने जोर जोर से चिल्लाने पर भी कोई मेरी मदद के लिए क्यों नहीं आया था। वो आदमी कमरे के अंदर घुसकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। प्रकाश को जोर जोर से आवाज लगाने लगी कि काश वो इस समय मेरी मदद के लिए आ जाता। वो ये नहीं जानता था कि उसकी माँ ने उसकी पत्नी के लिए भी आज की रात कस्टमर बुलाया हुआ है। मैंने रो रो कर उस आदमी से कहा कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो कहने लगा कि ऐसे कैसे जाने दूं? मैंने तेरे इन लोगों को कीमत दी है। मैं यहाँ तेरे साथ एक रात गुजारने के लिए आया हूँ। यहाँ पर मैं नहीं बल्कि बहुत सारे लोग आते हैं और ये घर नहीं है, ये एक तरह का कोठा है।
जहाँ पर यही धंधा होता है। उस आदमी की बात सुनकर तो जैसे मैं अपने पैरों पर खड़े होने काबिल न रही थी। वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, मगर ना तो उस आदमी ने मुझे बख्शा और ना ही मेरी किसी ने मदद की। वो आदमी मेरी इज्जत के साथ खेल चुका था। शायद प्रकाश मुझे अपनी माँ के इस काम से बचाना चाहता था, तभी तो यहाँ से जाते समय उसे मेरी बहुत फिक्र हो रही थी और वो मुझे कहकर गया था कि कमरे से बाहर मत निकलना। मैं अपनी किस्मत को बैठी रो रही थी। वो आदमी अपना काम करने के बाद वहाँ से जा चुका था। मैंने उस आदमी से अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो एक ताकतवर मर्द था और मैं कमजोर सी लड़की थी, इसलिए अपने आप को उससे ना बचा सकी। मुझे इस समय अपने पति की बहुत याद आ रही थी। मैं फूट फूट कर रो रही थी। थोड़ी ही देर गुजरी कि प्रकाश की मम्मी कमरे के अंदर आई। उनको देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और आपने उन लड़कियों को भी कैद करके रखा हुआ है। मुझे आपकी सारी सच्चाई के बारे में पता चल गया। आप बहुत ही घटिया औरत हो। तभी तो प्रकाश मुझे आपसे दूर रहने को कहता था। आपको शर्म नहीं आई अपने बेटे के पीछे उसकी पत्नी के साथ ये सब कुछ करते हुए? मेरी बात सुनकर मेरी सास जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि कौन सा बेटा और किसका बेटा और कौन प्रकाश? वो प्रकाश नहीं, मोहित है, जिसे तू अपना पति मानती है, और वो ना जाने कितनी लड़कियों के साथ शादी का झांसा देकर उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाकर यहाँ तक ले आया है। और तुझे क्या लगता है कि तेरा पति किसी काम के सिलसिले में यहाँ से गया हुआ है? वो तो बाकी लड़कियों का बंदोबस्त करने के लिए गया है। कुछ दिन बाद फिर से कोई नई लड़की फंसाकर यहाँ ले आएगा, और वो मेरा कोई बेटा नहीं है और ना मैं उसकी माँ हूँ। ये मेरा एक ऐसा कोठा है जहाँ पर मैं खामोशी से अपना धंधा कर रही हूँ। हम पहले भी दूसरी जगह पर अपना धंधा किया करते थे, मगर वहाँ पुलिस की रेड पड़ गई थी। पहले हम लड़कियों को किडनैप किया करते थे, लेकिन अब हम लड़कियों को किडनैप नहीं करते, बल्कि मोहित अलग अलग शहरों में जाकर लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है और फिर उनको उनके घर से भगाकर यहाँ पर ले आता है। वो लड़कियाँ अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आ जाती हैं और समझती हैं कि वो अपने ससुराल आ गई हैं, मगर वो ये नहीं जानती कि वो यहाँ आने के बाद कितने बड़े नर्क में फंस गई हैं और फिर उन्हीं लड़कियों से हमारा धंधा चलता है। तेरा पति मेरा कोई बेटा नहीं है और ना ही उसने तुझसे शादी की है। ऐसी शादियां तो वो ना जाने कितनी लड़कियों से पहले कर चुका है और ना जाने कितनी लड़कियों को हम अमेरिका में सप्लाई कर चुके हैं, मगर तू नसीब की बहुत अच्छी निकली। उसे तुझसे मोहब्बत हो गई, तभी तो वो तुझे कस्टमर के हवाले नहीं करने देना चाहता था और हम लोगों की सच्चाई भी तुझसे छुपा रहा था, मगर अपने धंधे में हम किसी तरह की बेईमानी या कोताही बर्दाश्त नहीं करते। उसको मैंने बहाने से यहाँ से भेज दिया और अब उसके पीछे मैं तुझसे ढेर सारे पैसे कमाने वाली हूँ। इससे पहले वो यहाँ आकर तुझे बचा ले, मैं तुझे यहाँ से इतनी दूर रवाना कर दूंगी कि तू कभी उस जगह से वापस नहीं आ पाएगी। इतनी ही देर में उसकी बहन मेघा कमरे के अंदर दाखिल हुई और अपनी माँ से कहने लगी कि ए भाई, इसे चुप करवाना, ये इतना शोर क्यों मचा रही है? इसको देखकर बाकी लड़कियां भी परेशान होने लगेंगी। इसकी आवाज अगर उनके कानों तक पहुंच गई तो वो भी रोना धोना डालने लगेंगी। उसकी बातें सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि आखिर ये किस लड़कियों की बात कर रही थी। क्या वो आदमी जो कह रहा था वो सब सच था? क्या यहाँ पर मेरे अलावा और भी लड़कियां मौजूद थी? मैंने प्रकाश की माँ की तरफ देखा तो मेघा ने अपनी माँ से कहा कि अरे भाई, वैसे भी अभी से सारी हकीकत के बारे में पता चल ही गया। ये अब ज्यादा शोर शराबा करेगी, इससे बेहतर यही है कि इसे भी उन लड़कियों के साथ बंद कर दिया जाए। ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो? प्रकाश की माँ कहने लगी कि हाँ, ये सच कह रही है और यही सच्चाई है। मैंने कहा कि प्रकाश कहाँ है? उसे बुलाओ, मैं उसके मुंह से सारी बात सुनना चाहती हूँ। उसने कहा कि वो तो अभी घर में नहीं है। अगर वो यहाँ होता तो कभी भी तुझे कस्टमर के आगे जाने नहीं देता। न जाने उसे तुझसे कैसा लगाव हो गया। हमने तो तुझे यहाँ धंधा करने के लिए बुलाया है और वो है कि तुझे कस्टमर के आगे सौंपना नहीं चाहता, मगर मैंने आज उसके गैर मौजूदगी में ये काम कर ही दिया। हमारी नजर में खूबसूरत लड़कियां इसी काम के लिए होती हैं और मोहित है कि तुझे कोई नुकसान ही नहीं पहुंचने दे सकता। उस औरत की बातें सुनकर तो जैसे मेरे होश ही उड़ गए थे। प्रकाश का नाम प्रकाश नहीं बल्कि मोहित है और ये लोग उसका परिवार नहीं बल्कि एक ऐसा गिरोह है जो लड़कियों का व्यापार करते हैं। मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मेरे जोर जोर से चिल्लाने पर ये बात उस औरत से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। कहने लगी कि बस 2 घंटे और उसके बाद तू यहाँ से गायब हो जाएगी।
मैंने कहा कि प्लीज प्रकाश को बुलाओ, वो मुझे जहाँ से लेकर आया है वहीं छोड़कर आएगा। मैं उसके साथ कभी नहीं रहना चाहती। मेरी ये बात सुनकर वो हंसने लगी और कहने लगी कि यहाँ पर आने का रास्ता है, मगर यहाँ से जाने का कोई रास्ता बना ही नहीं है। मैं मन ही मन अपनी किस्मत को कोस रही थी। प्रकाश कितना घटिया इंसान था। उसने अपना नाम पहचान सब कुछ बदलकर मुझसे मुलाकात की थी। इसका मतलब ये था कि वो यहाँ मुझे ही नहीं बल्कि और भी लड़कियों को लेकर आ चुका है और वो सारी ही लड़कियां उससे मोहब्बत करती थी। मैंने उस इंसान की खातिर अपने पापा को छोड़ दिया। मुझे इस समय अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था कि मुझे अपने पापा की बात मान लेनी चाहिए थी। अगर मैं उनकी मर्जी के मुताबिक शादी कर लेती तो शायद आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। प्रकाश की खातिर मैंने क्या कुछ नहीं किया। वो तो इतना घटिया इंसान निकला कि उसके बारे में सोच कर भी मुझे घिन महसूस हो रही थी। वो औरत मुझे कमरे के अंदर बंद करके चली गई थी। थोड़ी देर बाद जब वो कमरे के अंदर आई तो मैं फिर से डर गई। अब ना जाने वो क्या करने आई थी। मुझ पर तो सितम होने अब शुरू हुए थे। वो अपने साथ मेघा को लेकर आई थी, जिसको मेरी नंद बताया गया था। उसके हाथ में एक इंजेक्शन था। मैं उसे देखकर डरने लगी। बाई ने कहा कि चल उठ जा, अब तेरे जाने का समय आ गया। मैं जोर जोर से रोने लगी। मैंने उनके आगे हाथ जोड़ दिया और कहा कि प्लीज मेरे साथ कुछ गलत मत करो, प्लीज मुझे जाने दो। मैं तुम लोगों के बारे में किसी को कभी कुछ नहीं बताऊंगी, खामोशी से यहाँ से चली जाऊंगी। मगर उन लोगों ने मेरी एक न सुनी। बाई ने जोर से मेरा बाजू पकड़ा। मेघा के हाथ में जो इंजेक्शन था उससे मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद भी उन्होंने मेरी एक न सुनी और मुझे जबरदस्ती पकड़कर मेरे बाजू पर इंजेक्शन लगा दिया। न जाने ये किस चीज का इंजेक्शन था। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही। थोड़ी देर गुजरी कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर मैं बेहोश हो गई। न जाने मेरे बेहोश होने के बाद इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया था और मैं कब तक बेहोश रही, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानती थी। लेकिन जब मुझे होश आया था तो मैंने देखा कि मैं किसी ऐसे कमरे में मौजूद हूँ जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई लैब है। मैं घबराकर उठी। मैंने देखा तो मेरे बराबर में एक और लड़की लेटी हुई थी। ये लड़की तो वही थी जिसको मैंने घर के ऊपर वाले पोर्शन में बाई से बात करते हुए देखा था। इसका मतलब बाई जो उस दिन इन लड़कियों से बातें कर रही थी कि तुम में से कोई एक लड़की यहाँ से जाएगी उस नई लड़की के साथ, वो नई लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं थी। और अब मैं ना जाने कहाँ आ गई थी। मैं बेड से उतरकर जमीन पर आई तो मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मुझे अजीब तरह की कमजोरी का एहसास हो रहा था। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे यहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने जल्दी से इस लड़की को जगाने की कोशिश की कि शायद ये लड़की भी मेरे साथ साथ बेहोश थी, मगर इस लड़की को होश ही नहीं आ रहा था। कमरे का दरवाजा भी बाहर से बंद था। मैं अपनी किस्मत को रो रही थी कि अब ना जाने आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, ना जाने मैं कहाँ आ गई हूँ। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और कमरे के अंदर एक डॉक्टर आया था। इस डॉक्टर ने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बिस्तर तक ले जाने लगा। इसने अपनी नर्स को इशारा किया तो उसने दोबारा से इंजेक्शन तैयार किया। इन लोगों को देखकर तो लग रहा था कि मैं अपनी कंट्री में ही नहीं हूँ। शायद मुझे काफी लंबे समय के बाद होश आया था। तभी तो मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। वो लड़की धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी, मगर अब मैं ये इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहती थी। न जाने ये किस चीज का इंजेक्शन था। मुझे कुछ भी करके यहाँ से भागना था। ये एक ऐसा लैब था, इसके ठीक सामने सड़क जा रही थी और ये दूसरी वाली लड़की तो अभी तक बेहोश थी। न जाने इन लोगों ने इसके साथ क्या किया था जो इसे होश ही नहीं आ रहा था। वो नर्स मेरे करीब आई और डॉक्टर ने मुझे पकड़ लिया ताकि मैं भाग न जाऊं। वो लोग आपस में इंग्लिश में बात कर रहे थे। नर्स जैसे ही मेरे करीब इंजेक्शन लगाने के लिए आई तो मैंने नर्स के पेट पर इतनी जोर से लात मारी कि वो दूर जा गिरी थी। और ये डॉक्टर जिसने मुझे मजबूती से पकड़ा हुआ था, मैंने झट से उसकी कलाई पकड़ी और उस पर जोर से अपने दांत गाड़ दिए थे और मैंने झट से वहां से भागना शुरू कर दिया। मैं सड़कों पर भागती चली जा रही थी और वहां के लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी। ये जगह मेरे लिए बिल्कुल अनजान थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं भागकर कहाँ जाऊंगी। बस मुझे जो रास्ता दिखाई देता मैं वहां से भागती चली जा रही थी। वो डॉक्टर भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। यहाँ पर कोई भी इंसान मेरी पहचान में नहीं आ रहा था। काफी दूर तक मैं भाग चुकी थी और फिर मेरी हालत खराब होने की वजह से मैं जमीन पर गिर गई। मैं जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर लोगों से मदद मांग रही थी जब एक गाड़ी मेरे करीब से गुजरी और उसमें मौजूद इंसान ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी के अंदर खींच लिया। मेरे दिल में अभी भी बहुत डर था।
मुझे लगता था जैसे आज मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। मैंने उस लड़के से कहा कि छोड़ो मुझे। उसने मजबूती से मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैं जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर वो अपनी गाड़ी तेज रफ्तार से चलाकर मुझे एक ऐसी जगह ले आया था जिसके बारे में मैं नहीं जानती थी। मैं तो शायद इस पूरे शहर को ही नहीं जानती थी। उसने मुझे तसल्ली से बैठने के लिए कहा और कहने लगा कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। उसकी ये बात सुनकर तो मैंने गहरी सांस भरी थी। कोई तो था जिसने मुझसे ये कहा कि वो मेरी मदद करना चाहता है। फिर उस लड़के ने मुझे एक ऐसी बात बताई